हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज चली हुई है और आज जो क्लास रहने वाली है वो साइकोलॉजी से रहेगी। एक बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आज पिक किया है जो कि है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर लेवल में हर बार पूछा जाता है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज की ये वीडियो आपको देख करके कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगा और जब आप क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, इंटेलिजेंस एंड थ्योरी, बुद्धि एंड सिद्धांत तो एस्टेट की सीरीपी क्लासेस है और सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे पीएचडी वाले पूछते हैं मैम पीएचडी के लिए इनफ है क्या, सबको मैं साथ में लेकर के चल रही हूँ, चाहे फिर आप पीआरटी हो चाहे टीजीटी या फिर पीएचडी। ठीक है, चलो इंटेलिजेंस होती क्या है। देखो, बुद्धि क्या होती है भाई बुद्धि किसी भी चीज को समझने की कोई भी क्षमता होती है। ठीक है, कैपेसिटी टू थिंक रैशनली। अगर एक बहुत सारी इसकी डेफिनेशन है, बट अगर फिर भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें तो आपका क्या कहता है कि एक कैपेसिटी यानी कि क्षमता है, यानी कि योग्यता है किसकी, रैशनली। जब आप थिंक कर सकते हो, जब आप किसी भी चीज को तर्क के साथ जब उसका आंसर दे सकते हो, जब उसके पीछे आप लॉजिक बता पाए, तो मतलब वो क्या है, वो बुद्धि है। अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, जब आप चीजों को समझ पाए, अच्छे से लोगों को समझ पाए। अडेप्ट, ये एक बहुत ही अच्छा शब्द है, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। जब आप पर्यावरण के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, आपके सामने कोई भी समस्या है तो उस समस्या के प्रति आप उदास होकर के ना बैठे, बल्कि आप अपना कोई एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढ अगर पा रहे हैं, तो मतलब वो क्या है, वो आपकी बुद्धि है, वो ठीक है, वो इंटेलिजेंस है। और जब आप अपने अनुभवों से सीखते हैं तो वो भी क्या होती है, वो भी बुद्धि होती है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस की बहुत सारी डेफिनेशन है, बट आपको ये चीजें ध्यान में रख लिए, जब आप समझ सकते हो, जब आप रैशनली थिंक कर सकते हो, आप रीजन कर सकते हो, जब आप अपने अनुभवों से सीखते हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, वो इंटेलिजेंस होती है, यानी कि बुद्धि होती है। अब इंटेलिजेंस जो शब्द है, अगर आपसे पूछे सबसे पहले इस शब्द का जो यूज है वो किसने किया था, तो सबसे पहले जो बुद्धि शब्द का यूज किया था वो किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, सर फ्रांसिस गाल्टन ने इसका इस्तेमाल किया था 1880 में। ठीक है, 1800 के दशक में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे, इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। और इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिगेरे एक शब्द है, लेटिन वर्ड है इंटेलिगेरे। इसको हिंदी में भी आप ऐसे ही लिख लेना। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना। ठीक है, जब आप अच्छे से समझ पाते हो कोई भी चीज को, तो मतलब वो क्या कहलाती है, वो बुद्धि कहलाती है। ठीक है, इतना यहां से समझे। अब थोड़े नेचर भी आप देख लो, इंटेलिजेंस से थोड़ा और भी क्वेश्चन बन जाता है। देखो, इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस हमेशा ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहां से भी कई बार बन जाते हैं, ऑप्शन में आपको डाल के दे देते हैं, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, क्या है। तो इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं, केवल एक सिंगल इसका एस्पेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो मल्टी एस्पेक्ट होते हैं, आप ये भी ध्यान में रखना, मल्टी एस्पेक्ट यानी कि बहुआयामी बुद्धि होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, आपसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखना, बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो आपका दोनों का ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है, आपकी अनुवांशिकता का भी और वातावरण का भी। क्योंकि जो बुद्धि है किसी भी इंडिविजुअल की, वो जो उसके ट्रेट्स जो उसने अपने पेरेंट्स से एक्वायर किए हैं उससे काफी प्रभावित होती है। साथ ही आपका जो वातावरण है, जिस एनवायरनमेंट में आप पल रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में जो सराउंडिंग आपका है, वो भी काफी असर डालता है आपकी इंटेलिजेंस पर। जैसे किसी के अगर पेरेंट्स मान लो डॉक्टर है, तो बच्चे के अंदर भी वो ट्रेट जो है, जो बाई बर्थ आता है, वो एक इनेट कैपेसिटी उसके अंदर आती है कि वो भी बायोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाता है, वो भी बाद में डॉक्टर बन सकता है। ठीक है, तो वो उसका बाई बर्थ है, वो उसको अपने पेरेंट्स से मिला है। भाई किसी के पेरेंट्स काफी इंटेलिजेंट होते हैं तो उसके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो बाई बर्थ होता है, भाई उसको वो ट्रेट्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से। लेकिन एनवायरनमेंट क्या है, जरूरी नहीं है अब उस बच्चे को वैसा ही एनवायरनमेंट मिल पाए, कई बार उसकी संगत बदल जाती है, कई बार कुछ अलग सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिससे वो नहीं पढ़ पाता, या फिर उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग पाता। तो एनवायरनमेंट भी अपनी एक अलग भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना, इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल होती है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। इतना समझ में आया यहाँ से, इंटेलिजेंस के बारे में आपको इतना ही पता है। और बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी बात इंटेलिजेंस के बारे में कही है, जो मैंने आपको नोट्स में अच्छे से इंक्लूड कर दिए हैं। इस वीडियो के साथ मैं आपको वो नोट्स पे अपडेट कर दूंगी। ठीक है, चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट आता है मेंटल एज का, क्योंकि हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, बताओ मेंटल एज के बारे में कौन बात करते हैं। तो मेंटल एज के बारे में जो बात करते हैं वो एल्फ्रेड बिने बात करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में टी होता है लेकिन ये साइलेंट होता है। एल्फ्रेड बिने जो है इनके बारे में बात करते हैं, मानसिक आयु के बारे में।
ठीक है, मानसिक आयु का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम फॉर्मूला देखते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। एल्फ्रेड बिने की जब बात आती है तो इनका जो नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट बुद्धि के अंदर हो जाता है, क्योंकि इनकी जो बात होती है वो इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात होती है, आईटी के बारे में, यानी कि बुद्धि परीक्षण पे बात होती है। और इसी इंटेलिजेंस टेस्ट को मैंने यहाँ पर सबसे पहले हम इस इंटेलिजेंस टेस्ट को ही देखेंगे कि आखिर होता क्या है। तो बुद्धि परीक्षण के यहाँ पर 3 टेस्ट है। जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसने दिया था, क्या इसको कहा जाता है। तो पहला जो बुद्धि परीक्षण है उसे बिने सिमोन इंटेलिजेंस स्केल बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसको जो है किसके द्वारा दिया गया था, एल्फ्रेड बिने के द्वारा ही दिया गया था। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, फ्रांस से होती है। ठीक है, फ्रांस के गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि भैया आप फाइंड आउट करिए कि किन स्कूल के बच्चों को अपने एकेडमिक्स में जो है काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इस टेस्ट को लाया था और अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक कलीग के साथ, जिनका नाम थियोडोर साइमन था। ठीक है, थियोडोर साइमन, सिमोन, आप जो मर्जी बोल सकते हो। तो ध्यान में रखना, सबसे पहला फर्स्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल बोला जाता है। और ये जो साइमन है कौन है, इनके ही कलीग थे थियोडोर साइमन, और फ्रांस के गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि भाई आप इस स्केल को बनाइए। ठीक है, दूसरा जो इंटेलिजेंस स्केल है उसको बोला जाता है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, और इसको जो है रिवाइज्ड किया गया था किसके द्वारा, लुइस टर्मन के द्वारा। ठीक है, लुइस टर्मन के द्वारा इसको। और अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, ये जो टेस्ट था इन्होंने 1904 में दिया था, 1904 में दिया था। ठीक है, और ये जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं इसका ही क्या है, बेस, एक तरीके से जो बिने का फर्स्ट इंटेलिजेंस स्केल था उसको ही लुइस टर्मन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, किसमें किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और इन्होंने इसको रिवाइज किया था। आपसे पूछा जाता है कि बिने साइमन इंटेलिजेंस जो टेस्ट था उसको किसने रिवाइज किया था, तो उसको रिवाइज करने का काम किसने किया था, टर्मन ने रिवाइज किया था। और टर्मन ने रिवाइज करके यहाँ पर इंटेलिजेंट क्वोशिएंट यानी कि आईक्यू जो है उसका फॉर्मूला दिया था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था, आईक्यू का फॉर्मूला दिया था लुइस टर्मन ने, और इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये एमए मतलब आपकी जो मानसिक आयु है। ठीक है, जिस उम्र के आप काम कर पाते हो वो मेंटल एज है, और सीए का मतलब होता है आपकी वास्तविक आयु। भाई एक्चुअल में जो आपकी उम्र है उसकी बात करी जा रही है, वास्तविक आयु। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई ये फॉर्मूला किसने दिया था आईक्यू का, एमए अपॉन सीए इंटू 100, तो आप बताएंगे ये फॉर्मूला किसने दिया था, लुइस टर्मन ने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1916 में दिया था, 1916 में दिया था। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेंटल एज के बारे में बात करते हैं एल्फ्रेड बिने, और एल्फ्रेड बिने ने ही पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था जिसको बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल बोलते हैं, जो कि 1904 में आया था। उसके बाद आया था ये, इसी टेस्ट को इन्होंने रिवाइज किया था लुइस टर्मन ने। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर आईक्यू का फॉर्मूला दिया, इसको रिवाइज करके इनके ही काम को इंग्लिश में कन्वर्ट किया ताकि जो अमेरिकी लोग हैं उनके ऊपर भी इस चीज को अप्लाई किया जा सके। तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया आईक्यू का। अब आपसे एक जो चीज है वो और पूछी जाती है कि भाई आईक्यू के बारे में जो फॉर्मूला देने का काम है वो तो लुइस टर्मन ने कर दिया, लेकिन आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, तो वो आपका दिया था, किसने दिया था, एक सेकेंड, स्टर्न ने। ठीक है, स्टर्न ने। तो आप स्टर्न का नाम जरूर याद रखेंगे, विलियम स्टर्न। ठीक है, विलियम स्टर्न ने दिया था आईक्यू का कॉन्सेप्ट, ये चीज जरूर ध्यान में रखना। इन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया था, इन्होंने इंटेलिजेंट क्वोशिएंट यानी कि जो बुद्धि लब्धि है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है वो तो लुइस टर्मन ने दिया था, लेकिन बुद्धि लब्धि के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात किसने करी थी, वो विलियम स्टर्न ने बात करी थी। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए है। और ये जो बात करी थी वो कब करी थी, 1912 में। ठीक है, 1912 में बात करें तो ये थोड़ा डिफरेंस है। पहला जो स्केल आया था वो 1904 में आया था, 1912 में आईक्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में विलियम स्टर्न बात करते हैं। उसके बाद रिवाइज करके टर्मन ने इसको आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, जो कि आपका एमए अपॉन सीए इंटू 100 हो जाता है, दैट इज योर वास्तविक आईक्यू, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का जो बुद्धि लब्धि है वो इस फॉर्मूले से निकल जाता है, बुद्धि लब्धि। ठीक है, आपको नोट्स में हर एक चीज मैंने इंक्लूड करके दी। तो आपसे ना कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे आपको मान लो आईक्यू दे देंगे, सीए दे देंगे, आपसे एमए पूछ लेंगे। ठीक है, आपसे या फिर सीए पूछ लेंगे तो एमए और आईक्यू दे देंगे, तो आप वो फॉर्मूला में रख के आसानी से इस चीज को निकाल सकते हो। इतनी चीजें यहाँ से समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद जो तीसरा इंटेलिजेंट टेस्ट है उसको बोला जाता है WAIS, यानी कि बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो भाई,
वैशलर अडल्ट इंटेलिजेंट स्केल। ठीक है, अब ये जो स्केल है, ये जो वैशलर थे, इन्होंने अपना ये तीसरा बुद्धि परीक्षण दिया था, ये इन दोनों से प्रभावित थे। ठीक है, दोनों के ही काम से प्रभावित थे। बट एक चीज ध्यान में रखना, इन्होंने जो स्केल दिया था वो किसके लिए दिया था? अडल्ट के लिए और अडोलेसेंस स्टेज के जो बच्चे हैं उनके लिए दिया था, यानी कि किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उनके लिए, किशोरों के लिए और साथ ही वयस्क के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो इनके अगर पूछा जाए भाई किन्होंने दिया था वयस्क के लिए, इंटेलिजेंस अडोलेसेंस स्टेज के बच्चों के लिए, तो वो वैशलर थे। बाकी ये दोनों चीजें आप अपने आप में ध्यान में रखेंगे। 1955 में ये वाला स्केल आया था। ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। और जब हम आईक्यू की बात करते हैं, जब हम बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, तो हम इस टर्मन की जो ये टेबल आप यहाँ पर देख रहे हो, इस टेबल को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करके जाना है, बिकॉज यहाँ से आपका हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैंने एस्टेट दिया था तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक सेवर से पूछा गया था। ठीक है, सेवर मेंटल रिटार्डेड से पूछा गया था। इसको मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ कि ये चीज क्या है। इतना आपने यहाँ पर सारी चीजें कर ली है। अब इस टेबल की तरफ चलते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको ये बता दी कि आपको इस टेबल को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, बढ़िया तरीके से लर्न कर लो, चाहे कैसे भी कर लो। ठीक है, एक दो बार आप लिख के देखेंगे आपको लर्न हो जाएगा। बिकॉज और ये जितने भी टर्म आपको मैंने यहाँ पर लिखे है, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इससे बाहर। और जितनी टर्म मैंने यहाँ पर लिखे ना, ये सारी आपको एक जगह इकट्ठी कहीं मिलेगी भी नहीं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या चीज होती है भाई, देखो नीचे से स्टार्ट, चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जिनका IQ 140 प्लस होता है उनको जीनियस स्टूडेंट से बोला जाता है, यानी कि ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और अपनी उम्र से ज्यादा जो एक तरीके से काम करने की जो है क्षमता रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई 12 साल का बच्चा हो तो वो 15-16 साल तक के जो बच्चे का IQ है उतना जो दिमाग है उतना लेकर के चलते हैं बच्चे। तो 140 प्लस कितना, मतलब मोस्ट ज्यादा, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे इनमें आ जाते हैं। उसके बाद 120 से 139 सुपीरियर होते हैं, श्रेष्ठ। 110 से 119 अबोव एवरेज है, ये वाला ध्यान में रख लेना। ठीक है, आपसे कई बार एवरेज पूछा जाता है, तो एवरेज होता है कितना, 90 से 109। एक दो अंक आगे पीछे हो सकते हैं, बट इतना ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे। बिलो एवरेज 80 से 89 होता है। अब ये जो चीजें है ना, डल और बॉर्डर लाइन, इसको भी ध्यान में रखना, 70 to 79। और ये जो चार चीजें हैं इनको बोला जाता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता। ठीक है, मानसिक मंदता IQ बोला जाता है इनको, जो कि कितने से कितने होता है, 0 से और 70 तक आप लगा लो। 0 से 70 तक की जो ये IQ स्टेज होती है उसको मेंटल रिटार्डेशन की स्टेज कहा जाता है। इस कैटेगरी के अंदर आने वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से लो होते हैं, उनको चीजें काफी देर में समझ में आती है। ठीक है, तो आपको इनके भी टाइप्स हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। इतनी चीजें ध्यान में रखो, 0 से लेकर 60 तक मेंटल रिटार्डेशन IQ बोला जाता है। उसके बाद अब ये कैटेगरीज में डिवाइडेड है और आपसे क्वेश्चन कैटेगरीज में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछने जाएंगे, बताओ मेंटल प्रोफाउंड IQ कितना होता है। ठीक है, प्रोफाउंड मतलब गहन मंदता, इडियट मतलब जिनकी जड़ बुद्धि होती है, बिल्कुल ही ये जो होते हैं ना, ये इस पर्टिकुलर यहां से लेके यहां तक, यानी कि 0 से 24 IQ वाले मतलब ये कंप्लीटली अदर की केयर में होते हैं, ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, इनका दिमाग बिल्कुल ही 0 लेवल का होता है और इनको काफी ज्यादा केयर की जरूरत होती है। ठीक है, ये बिल्कुल कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद सेवर आते हैं, ये भी भाई डिपेंडेंट दूसरों पे होते हैं, बट थोड़ा बहुत ये फोकस कर पाते हैं, थोड़ा बहुत अपना ध्यान लगा पाते हैं, जो सेवर होते हैं। ठीक है, सेवर मेंटल रिटार्डेशन की जो स्टेज होती है वो 20 से 35 IQ की होती है। बहुत बार ये चीज आपसे पूछी गई है। उसके बाद इम्बिसिबल और मॉडर्न की जो मध्यम एक तरीके से मानसिक मंदता आप लगा सकते हो, वो आपको कहीं पर 35 से 50 लिखा मिलेगा, कहीं पर 25 से 50 लिखा मिलेगा। तो मैंने आपको दोनों ही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, जो भी आए आप मार्क कर देना। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज में बच्चा जो है पार्शली जो है एक तरीके से डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर, मतलब थोड़ा बहुत वो खुद का कर सकता है बट कंप्लीट फॉर्म में नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद फिर आता है माइल्ड, जिसको फीबल माइंड, मोरॉन, स्लो लर्नर कुछ भी आप बोल सकते हो। ये 50 से 69 होता है। इनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है ना, वो लो होती है, यानी कि जो शैक्षिक ये जो प्रदर्शन करते हैं मतलब शिक्षा में जो प्रदर्शन करते हैं उनका लो रहता है। और स्कूल के स्टार्टिंग में पता नहीं चल पाता कि भाई ये जो बच्चे हैं वो मेंटल रिटार्डेशन की स्टेज के हैं। ठीक है, तो इनका पता नहीं लग पाता। तो आपको ये जो 4 पॉइंट है ना, इसे आपको अच्छे से समझ लेना है।
ठीक है। बाकी ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, बट आपसे क्वेश्चन जनरली यहीं से पूछे जाते हैं। एक एवरेज का ध्यान में रख लेना, और अगर इनको अच्छे से याद कर पाओगे तो ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ये डल और बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर पे है ये बच्चे, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। नीचे जाओगे तो बिल्कुल ही लेस हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते चले जाएंगे। तो बॉर्डर लाइन आपकी 70 से 89 है, ठीक है। तो आप इतना जरूर ध्यान में रखना। अब इतना आपने समझ में आ गया भाई इंटेलिजेंस क्या होती है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। भाई आईक्यू का कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो 1912 में स्टर्म ने दिया था, लेकिन 1960 में फॉर्मूला जो है टर्मन ने दिया था। अगर आपके पास ऑप्शन में टर्मन ना हो देन फिर आप स्टर्न के साथ जा सकते हो, लेकिन इतना जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। और ये टेस्ट वगैरह ना ये भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। आज की इस थ्योरी में, आज की जो ये जो सेशन रहने वाला है, इसमें हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है, जिसको मैं आज की इस वीडियो में कवर करूंगी। इसके अलावा भी जिसमें देखो 1 फैक्टर थ्योरी को पढ़ेंगे, 2 फैक्टर थ्योरी है, 3 फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी और कैटल की थ्योरी है यहाँ पर, जो कि आपकी फ्लूइड और क्रिस्टलाइन थ्योरी है। इसके अलावा भी आपकी 2 थ्योरी और रहती है, जो कि ट्रायर्किक थ्योरी है, और साथ में आपकी जो होवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो आज के इस वीडियो में ये जो 5 थ्योरी है इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीडीपी की क्लास है, सभी लेवल के लिए है, चाहे फिर वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे फिर पीआरटी हो, ठीक है, सभी के लिए थ्योरीज रहने वाली है। चलिए देखिए 1 फैक्टर थ्योरी। अब देखो जो थ्योरी आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका होवर्ड गार्डनर की थ्योरी है। बट आपको इनको भी नहीं लीव करना है, बिकॉज एग्जामिनर का कुछ नहीं पता है वो कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं छोड़ रही हूं। तो चलो यूनिफैक्टर थ्योरी, यानी कि यूनि का मतलब होता है एक, और फैक्टर मतलब एक फैक्टर हो। जिस थ्योरी के अंदर आपको एक कारक की बात करी गई है तो वो आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी है, ठीक है। और इस थ्योरी को देने का काम किया था एल्फ्रेड बिने ने, एल्फ्रेड बिने। और बिने के नाम से आपको याद आ जाना चाहिए कि बिने ने जो है भाई मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। मानसिक आयु का जो कंसेप्ट था, जो अवधारणा है, वो किसके द्वारा दी गई थी, वो एल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई थी। और एल्फ्रेड बिने ने पहला जो बुद्धि परीक्षण है, पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसको बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, वो भी इनके द्वारा दिया गया था 1904 में, ठीक है। तो यूनिफैक्टर थ्योरी की बात कर रहे हैं, एल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसको एकल कारक सिद्धांत बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान में रखेंगे। एकल कारक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस थ्योरी के अंदर इन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि है ना, उसके अंदर एक जनरल फैक्टर पाया जाता है, एक जी फैक्टर है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एक फैक्टर की बात करी जाए, जो कि आपका जनरल फैक्टर है, जिसको आप जनरल इंटेलिजेंस कहते हो, सामान्य बुद्धि आप जिसको कहते हो, इन्होंने कहा कि भाई सबकी जो बुद्धि है उसके अंदर एक ना जनरल फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। और वो जो जनरल फैक्टर है वो कांस्टेंट होता है और सबके अंदर डिफरेंट अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन सबकी बुद्धि के अंदर एक सामान्य कारक पाया जाता है। इनका कहना बेसिकली ये है कि इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर एक चीज में बढ़िया है ना, तो मतलब वो हर चीज में बढ़िया होगा। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो मतलब वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, वो खेलने में भी अच्छा होगा, वो डांस में भी अच्छा होगा, सिंगिंग में भी अच्छा होगा। ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो स्टर्न कह लो या फिर टर्मन कह लो या फिर बिने तो थे ही, इन्होंने इस थ्योरी को कहीं ना कहीं जायज थ्योरी बताया। लेकिन आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट है वो इस थ्योरी को बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इस थ्योरी में बिल्कुल भी दम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सबकी इंटेलिजेंस क्या होती है, सबकी इंटेलिजेंस सेम होती है, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल पढ़ाई में अच्छा है तो जरूरी नहीं है भाई वो सिंगिंग में भी अच्छा हो, वो नाटक भी बढ़िया करता हो, वो खेलकूद भी बढ़िया करता हो। किसी का खेलकूद में इंटरेस्ट होता है, किसी का पढ़ाई में नहीं होता है। तो इसलिए इस थ्योरी को क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। तो आपको बस इस थ्योरी के बारे में इतना ही ध्यान में रखना है कि एल्फ्रेड बिने ने दी थी और इन्होंने सिर्फ बात करी जनरल फैक्टर की, कि सबकी जो बुद्धि है उसके अंदर एक सामान्य कारक पाया जाता है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखो इस थ्योरी के बारे में। सेकंड नंबर पे जो सिद्धांत आता है वो 2 फैक्टर थ्योरी की बात करता है। अब इन्होंने एक फैक्टर की बात करी, इन्होंने 2 फैक्टर की बात कर ली, और इस 2 फैक्टर में एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। बट ये थ्योरी दी किसने, ये थ्योरी दी गई थी चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा। चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी और 1904 में ही दी गई थी, ठीक है। 1904 से याद आना चाहिए कि एल्फ्रेड बिने ने पहला इंटेलिजेंस जो टेस्ट है, पहला बुद्धि परीक्षण कब दिया था, 1904 में दिया था। मैं रिवाइज भी आपको साथ साथ करवा रही हूँ, ठीक है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन का कहना है कि जो हमारी बुद्धि होती है उसके अंदर एक तो आपका सामान्य कारक पाया जाता है, एक तो आपका जनरल फैक्टर पाया जाता है, और एक आपका विशिष्ट कारक पाया जाता है, ठीक है, विशिष्ट कारक।
सामान्य कारक क्या है? ये आपका इनेट कैपेसिटी होता है, ठीक है। इनेट कैपेसिटी मतलब जन्मजात आपकी क्षमता होती है, जन्मजात, हिंदी में लिखते रहना अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो। अगर आप मेरे से नोट्स आपने लिए या फिर लेना चाहते हो तो उसमें आपको सब कुछ इंक्लूड मिलेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, जो जनरल फैक्टर होता है ना, वो हर किसी के अंदर होता है और वो उसकी इनेट कैपेसिटी होती है जो उसको बाय बर्थ मिली है, ठीक है। तो ये हेरिडिटी से रिलेट करती है, आपकी जन्मजात क्षमता होती है। बट जो एस फैक्टर है ये आपको अपनी प्रैक्टिस से, अपने एक्सपीरियंस से इसको कमाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी एक्वायर्ड एबिलिटी होती है। कैसी होती है? एक्वायर्ड एबिलिटी, यानी कि अर्जित क्षमता होती है ये आपकी, जिसको आप अपनी मेहनत से हासिल करते हो, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है भाई प्रैक्टिस से के लिए भाई कौन सी फैक्टर होता है जो प्रैक्टिस से आपका एनहांस होता है, तो आपका जनरल फैक्टर होता है, सॉरी आपका स्पेसिफिक फैक्टर होता है, ठीक है। इसका मैं आपको ना एक एग्जांपल बताती हूँ, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। चलो देखो, आपने कृति सेनन का नाम सुना है? कृति सेनन भाई एक हीरोइन है ना, सबने आपने सबने जो है उनका नाम सुना होगा, कृति सेनन। अब आप ये कहोगे मैं ये क्यों बता रही हूँ, इनकी एक बहन है नुपुर सेनन, जिनकी अभी एक मूवी शायद आने वाली है, ठीक है। अब ये दोनों ही कौन है भाई? हीरोइन है, ठीक है। सुनते जाओ बस। इनकी मदर का नाम है गीता सेनन। क्या नाम है? गीता सेनन। अब ये पेपर में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि इनकी मदर का क्या नाम है, बट मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। गीता सेनन और इनके जो हस्बैंड है, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, ये दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है? प्रोफेसर है। अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरे टाइम पे थे, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है? प्रोफेसर है। अब देखो प्रोफेसर है दोनों, यानी कि पढ़ाई में ये ज्यादा है, ठीक है। पढ़ाई में सारी चीजें, इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो टीचिंग है। तो ये जो कैपेसिटी है, ये जो भाई क्षमता है, ये जो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट वाली क्षमता है, वो कहीं ना कहीं इनकी बच्चियों में भी गई होगी, इनकी जो बेटी है इनके अंदर भी गया होगा, भाई इंटेलिजेंट होंगी ये। लेकिन इन्होंने अपना नाम किस में बनाया? इन्होंने अपना नाम बनाया है किसमें? फिल्मों में, ठीक है। ये जाकर के बनी एक्ट्रेस, ठीक है। इन्होंने अपना नाम बनाया फिल्मों में। तो मैं यहां पर आपको समझाना चाहती हूँ जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में। अब इन्होंने अपना नाम कमाया है फिल्मों में, तो ये क्या है? इनका ये एस फैक्टर है, ठीक है। ये इनका स्पेसिफिक फैक्टर है, जिनकी वजह से इनको पहचान मिली है, भाई इनको एक्टिंग आती है, ठीक है। तो वो उसका क्या है? वो इनका है एस फैक्टर। लेकिन जो जी फैक्टर है कि भाई पढ़ाई में भी अच्छी होंगी, तो वो क्या है? इनका ये जी फैक्टर है, भी पढ़ने में भी बढ़िया होंगी, इनके एकेडमिक्स में भी बढ़िया मार्क्स आए होंगे, बट इन्होंने अपना नाम कमाया है किसमें? फिल्मों में, तो वो क्या है? वो एस फैक्टर है। तो जी फैक्टर वो होता है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला, जो आपके अंदर जन्मजात है। लेकिन एस फैक्टर वो होता है जब आप अपनी मेहनत से जो चीज करते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको भाई जितना ये ज्यादा फिल्मों में काम करेंगी, उतनी जो एक्टिंग उतनी निखर के आएगी। तो जब प्रैक्टिस की बात आती है तो कौन सा एनहांस होता है? वो आपका एस फैक्टर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, कोहली का ले लो, विराट कोहली है भाई। विराट कोहली क्या खेलते हैं? विराट कोहली खेलते हैं क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट खेलते हैं। अब विराट कोहली का एस फैक्टर क्या है? कि उनका क्रिकेट बढ़िया है, कि भाई वो क्रिकेट में अपना नाम उन्होंने कमाया है। लेकिन इसके अलावा वो जो वॉलीबॉल भी खेल लेते होंगे, भाई थोड़ा बहुत तो खेल ही लेते होंगे, है ना। थोड़ा बहुत वो टेनिस भी खेल लेते होंगे। तो ये क्या है? ये उनका जी फैक्टर है, भाई मतलब कि सारे गेम खेल लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक है क्रिकेट। तो अभी समझे जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में। तो ये इन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि है उसके अंदर दो कारक पाए जाते हैं, सिर्फ जी नहीं पाया जाता। एक जी फैक्टर जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, और एक आपका एस फैक्टर जो कि आपका स्पेशल यानी कि विशिष्ट कारक है, ठीक है। इतना आपको टू फैक्टर की थ्योरी में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है फिर थ्री फैक्टर थ्योरी। अब इन्होंने क्रिटिसाइज किया किनको? चार्ल्स स्पियरमैन को। और ये थे कौन? ये जो थ्री फैक्टर थ्योरी है, ये जो तीन कारक सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक को आप बार बार पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था और इस सिद्धांत को 1920 में दिया गया था, ये भी आप जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, और इन्होंने क्रिटिसाइज किया स्पियरमैन को। चार्ल्स स्पियरमैन की जो जी और एस फैक्टर की थ्योरी है, इन्होंने इसको किया क्रिटिसाइज। इन्होंने कहा कि भाई जनरल इंटेलिजेंस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भाई आप कह रहे हो जनरल इंटेलिजेंस होती है जो हमारी बुद्धि में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि है वो मल्टीपल कारकों से मिलकर बनी हुई है, मतलब मल्टी फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर नहीं होते। कितने फैक्टरों की बात करी? दो से ज्यादा, यानी कि मल्टी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनके बारे में बात करी, मैं इसको यहां से इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि भाई मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो इन्होंने बात करी है बहुकारकों की, ठीक है, बहुकारकों की। इसलिए इसको बहुकारक सिद्धांत भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखोगे। मल्टी फैक्टर थ्योरी,
मल्टी फैक्टर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि है ना वो छोटे छोटे कारकों से मिलकर बनी हुई होती है, छोटे छोटे। और ये कारक कैसे होते हैं, ये कारक इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, एक एक शब्द में जो बोलती हूँ ना वो बहुत जरूरी होता है, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलती हूँ। तो ये कारक कैसे होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, इनका एक प्रधान कारक होता है जिनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे कारकों से मिलकर के हमारी बुद्धि बनी हुई होती है, इसलिए इस थ्योरी को एटोमिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। एटोमिस्टिक थ्योरी, ठीक है। एटोमिस्टिक मतलब एटम से रिलेटेड, और एटम क्या होता है, बहुत ही वो छोटा रूप, सूक्ष्म रूप होता है, इसलिए इसको, क्योंकि इन्होंने कहा कि छोटे छोटे कारकों से मिलकर बनी हुई, इसलिए इस थ्योरी को एटोमिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। साथ ही एनार्किक थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये कुछ नाम है इस थ्योरी के जो आपने ध्यान में रखने हैं। 3 फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है, मल्टी फैक्टर थ्योरी बोला जाता है, एनार्किक बोला जाता है, एटोमिस्टिक थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे नाम आप जरूर ध्यान में रख लो, और हिंदी मीडियम वाले कोशिश किया करो भाई इंग्लिश में इनके नाम याद करने की, हिंदी में भतेरे नाम हो जाते हैं। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कहा कि क्रिटिसाइज किया स्पीयरमैन को कि भाई जनरल इंटेलिजेंस जैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि हमारी बुद्धि जो होती है वो छोटे छोटे कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है, इसलिए इसको एटोमिस्टिक थ्योरी बोलते हैं। और ये कारक कैसे होते हैं, ये कारक इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी योग्यताएं हैं, भाई जो एबिलिटीज है, मतलब हम बुद्धि का मतलब क्या है, मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई एबिलिटीज है, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया बुद्धि को। कहा कि एक होता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इसको अमूर्त बुद्धि कहते हैं, एक कंक्रीट इंटेलिजेंस की बात करी, और एक बात करी सोशल इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो 3 के बारे में कौन बात करते हैं, 3 के बारे में बात करते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, अब देखो समझो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मतलब अमूर्त बुद्धि। आप जब अपने कोई भी चीज है उसको आप सिचुएशन से बियॉन्ड जाकर के जब आप सोचते हो, किसी भी परिस्थितियों से परे जाकर के जब आप सोचते हो, तो वो किस में आता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आता है। यानी कि आपके सामने कोई भी समस्या है और जब आप उस चीज के बारे में हाइपोथेटिकली अपने दिमाग में चीजें सोचने लग जाते हो, तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, सिर्फ आपके सामने कोई चीजें हैं उसके उस तक आप सीमित नहीं रहते हो, बल्कि आप अपने दिमाग में उस चीजों के जो सही है गलत है वो सब चीजें अगर आप सोच पाते हो, भाई क्या सही है, क्या अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, वो गलत, मतलब आप रीजनिंग के साथ बढ़िया तरीके से जब आप उस चीज के बारे में सोच पाते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, इसके ठीक उल्टा कंक्रीट इंटेलिजेंस होता है, जब आपके सामने कोई चीज है और तभी आप सोच पाते हो उसके बारे में, वो आपका कंक्रीट इंटेलिजेंस है। जैसे आप किसी भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट को जब आप हैंडल करते हो, तो वो आपकी कंक्रीट इंटेलिजेंस है। आपने मैकेनिक्स को देखा है, जब कोई भी भैया जो टूल्स के साथ जो काम करते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं, भाई गाड़ियां सुधारते हैं, कुछ भी ठीक करते हैं, तो वो अपने टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है, वो कंक्रीट इंटेलिजेंस का एग्जांपल, यानी कि उनके सामने फिजिकली उनके टूल्स प्रेजेंट है, उनको पता है कौन सा औजार कहाँ लगेगा, कहाँ से कौन सी कुछ निकालना है, कहाँ पे क्या डालना है, तो मतलब कंक्रीट है, सारी चीजें उनके सामने प्रेजेंट है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट में चीजें सामने प्रेजेंट नहीं होती, आप बियॉन्ड द सिचुएशन जाकर के सोच सकते हो, आप हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है। इन दोनों के बीच में आपको समझना है। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस मतलब ये तो सिंपल सा है, जब आप सोशल सिचुएशन के प्रति रिएक्ट कर पाते हो, सामाजिक रूप से कोई भी ऐसी परिस्थितियां है और जब आप अपने आप को अपना रिएक्शन वहां पर अगर दे पा रहे, अपनी प्रतिक्रिया वहां पर दे पा रहे, तो वो क्या हो जाती है, वो सामाजिक बुद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने 3 तरह की बुद्धि की बात करी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस, इसको मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है उसके 4 पहलू होते हैं, 4 एस्पेक्ट की बात करी, किन्होंने, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक होता है लेवल, और एक होता है रेंज, फिर एरिया, और फिर आ जाती है स्पीड। अब आपको एक एक करके इन चीजों को समझना है। लेवल का मतलब क्या होता है, लेवल का मतलब होता है आपके सामने कोई भी सिचुएशन है, कोई भी डिफिकल्टी है, या फिर आप इसको ऐसे लेकर के चलो कि मान लो कोई सीढ़ी है, भाई सीढ़ी ऐसे होती है, ठीक है, और जब आप सीढ़ी चलते हो तो आप नीचे से स्टार्ट करते हो, यहाँ से, मान लो यहाँ से है सीढ़ी, तो आप ऐसे चलते ऊपर तक जाओगे। तो इनका ये कहना है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के सामने कोई भी समस्या आती है, अगर उस समस्या को मैं सीढ़ी के तौर पर अगर लूं कि भाई आपका पहले आपका जो है बिल्कुल ही बेसिक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर थोड़ा सा आपका डिफिकल्टी जो है एनहांस होती जा रही है, यहाँ पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे सीढ़ी पे, आपकी कोई भी जो सिचुएशन है उसकी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो आप इस सीढ़ी में कितना ऊपर तक चढ़ सकते हो, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस के कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो, किस लेवल तक आप जा सकते हो, वो कहलाया जाता है लेवल। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, पहले इजी आता है, फिर मॉडरेट आता है, फिर हार्ड आता है, तो आप कितना ऊपर तक जा सकते हो, आप हार्ड तक जा पाते हो कि नहीं जा पाते हो, तो वो क्या है, वो लेवल है, उसको स्तर बोलते हैं।
फिर बात आती है रेंज की। रेंज का मतलब होता है आप कितनी नंबर ऑफ डिफिकल्टी जो क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, मतलब आप अगर बेसिक चीजें बना पा रहे हो, बेसिक अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हो तो बेसिक कितने बना पा रहे हो, अगर आप इजी बना पा रहे हो तो कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो, अगर आप मॉडरेट बना पा रहे हो तो कितने बना पा रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, वो रेंज है, यानी कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है आप उस सिचुएशन के दायरे में कितने दूर तक आप जा पा रहे हो, वो क्या कहलाती है, वो रेंज कहलाती है, ठीक है। आपको उसमें सब कुछ लिखा मिलेगा, जो नोट्स मैंने आपको अवेलेबल कराए ना उसमें सब कुछ लिखा मिलेगा। एरिया का मतलब होता है सम, किसका, लेवल का और रेंज का। लेवल और रेंज का समेशन किसमें कहलाता है, एरिया के अंदर। यानी कि आप कितने लेवल तक क्वेश्चन जा रहे हो और उस लेवल की कितनी रेंज को कवर कर रहे हो, वो आपका एरिया कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आती है स्पीड, और स्पीड की तो सीधी सी बात है, आपकी स्पीड देखी जाती है, आपकी रैपिडिटी देखी जाती है, आपकी गति देखी जाती है कि आप जो है किसी भी सिचुएशन के प्रति कितना जल्दी रिस्पोंड करते हो, ठीक है। आप कितना जल्दी फास्ट रिस्पोंड करते हो, फास्ट अपनी प्रतिक्रिया देते हो, वो क्या कहलाती है, वो स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पर हमने 3 थ्योरी को पढ़ा है, कंप्लीट कर लिया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। विनय ने कहा भाई हमारे पास जो होती है एक जनरल इंटेलिजेंस होती है, किसी भी एक इंडिविजुअल के अगर एक फील्ड में अगर वो बढ़िया काम कर रहा है तो वो सभी फील्ड में बढ़िया काम करेगा, ये कहना है एल्फ्रेड विनय का। इनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। दो फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा 1904 में दी गई। इन्होंने कहा कि नहीं, एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है। जी मतलब जनरल फैक्टर, जो कि हमारा इनेट कैपेबिलिटी होती है, जो हमारे अंदर जन्मजात होती है, जबकि एस फैक्टर जो होता है उसको हम एक्वायर करते हैं, उसको हम कमाते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मेहनत से, तो वो आपका एस फैक्टर होता है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। अब उसके बाद तीसरा है जो कि आपका 3 फैक्टर थ्योरी है थॉर्नडाइक के द्वारा। इन्होंने कहा कि भाई नहीं, बुद्धि जो है वो छोटे छोटे मल्टीपल कारकों से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए, और इसका नाम एटोमिस्टिक थ्योरी भी ध्यान में रख लेना, एनार्किक थ्योरी भी होती है, बहुकारक सिद्धांत भी क्या बोला जाता है। और ये जो फैक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। साथ में इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और सोशल इंटेलिजेंस की बात करी। इन्होंने एस्पेक्ट भी दिए बुद्धि के 4, ये 4 एस्पेक्ट भी आपको पता होने चाहिए, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बढ़ चलते अपनी अगली दो जो बची हुई थ्योरी है उनकी तरफ। इंटेलिजेंस की जो नेक्स्ट थ्योरी है वो आपकी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसको समूह कारक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को देने का काम किया था थर्स्टन ने। इनका पूरा नाम है लुइस लियोन थर्स्टन, और ये थ्योरी इन्होंने कब दी थी, 1930 में दी थी, ठीक है। ये इतना चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो थ्योरी है एक तरीके से बीच का काम करती है, किसके बीच का काम करती है, स्पीयरमैन के। भाई स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर के बारे में बात कर थी, स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक ने कहा था कि भाई हमारी जो बुद्धि है वो छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंट कारकों से मिलकर बनी हुई होती है और जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ये आपकी इन दोनों के बीच का काम करती है। इन्होंने कहा बेसिकली, जो थर्स्टन है, इन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि होती है ना, मतलब क्या है भाई, एबिलिटीज है, यानी कि, और इन्होंने कहा कि जो एबिलिटीज है वो क्लस्टर में पाई जाती है। इन्होंने भी मल्टीपल कारकों की बात करी, बहु कारकों की बात करी, बट इन्होंने ये कहा कि ये जो एबिलिटीज होती है ना वो ग्रुप्स में पाई जाती है, ठीक है। इन्होंने हमारी बुद्धि को कहा कि क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज, क्या कहा, क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज। ये नाम आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। योग्यताओं का समूह, योग्यताओं का समूह। भाई बुद्धि क्या है, योग्यताओं का समूह है। जब आप बहुत सारी आपके अंदर एबिलिटीज आ जाती हैं, तो जो थॉर्नडाइक है उन्होंने कहा था कि ये जो एबिलिटीज है, ये जो योग्यताएं हैं वो आपस में क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, छोटे छोटे कारकों से। इन्होंने भी मल्टीपल फैक्टर की बात करी, बट इन्होंने कहा कि ये जो योग्यताएं होती है वो समूह में होती है, इसलिए इस थ्योरी को बोला जाता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने ये कहा कि ये जो क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज होती है ना, इनको इन्होंने नाम दिया प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का। और ये जो प्राथमिक मानसिक क्षमताएं हैं, ये कितनी बात करी, 7। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो क्या होती है, वो कुछ नहीं होती बल्कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं। और ये कितनी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, ये 7 मेंटल एबिलिटीज होती है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। फर्स्ट बात करें इन्होंने वर्बल कंप्रिहेंशन की, यानी कि मौखिक समझ। ये वो एबिलिटी है जिसके थ्रू आप दूसरों की भाषा को समझते हो, दूसरे क्या कहना चाहते हैं उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। तो जिसके अंदर ये वाली एबिलिटीज होती है वर्बल कंप्रिहेंशन, भाई सारी क्या है, इंटेलिजेंस है, यानी कि सारी एबिलिटीज है, बिकॉज हमने यहाँ पर कहा है कि योग्यताएं हैं। तो जिस इंडिविजुअल के अंदर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, तो जो सामने वाला क्या आपको बोलने की कोशिश कर रहा है, आप उस चीज को समझने की योग्यता रखते हो, अपनी बातों को दूसरों को समझाने की भी योग्यता रखते हो। तो
मौखिक समझ की बात है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड है न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये वो एबिलिटी है जब आप नंबर्स के साथ अच्छे से खेल सकते हो, जब आप नंबर्स के साथ प्ले कर सकते हो, ठीक है। प्ले करने से मतलब क्या है, आप मैथमेटिकल कोई भी चीजों को सॉल्व कर सकते हो, तो वो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ जाता है। फिर है स्पेशल एबिलिटी, स्थानिक क्षमता। स्थानिक क्षमता में आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जो भी स्कल्प्टर होते हैं, जो भी आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट होते हैं, स्कल्प्टर होते हैं, भाई जो मूर्तिकार वगैरह होते हैं, वो देखो एक पत्थर के अंदर, बहुत ही छोटे से पत्थर के अंदर भी एक बढ़िया ऐसी मूर्ति को गढ़ देते हैं। तो वो किसकी वजह से, क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी है स्पेशल, यानी कि वो जगह को परसीव कर सकते हैं, और उसको परसीव करने के साथ साथ उनके अंदर वो अपनी कारीगरी को भी दिखा रहे हैं। जितने भी आर्किटेक्ट है भाई, वो भी सारे क्या कहते हैं भाई, छोटी सी जमीन है उसके अंदर वो इतने सारा बढ़िया घर बना देते हैं। तो ये किसके अंदर आ जाता है, वो स्पेशल एबिलिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड मतलब अवधारणा गति। परसेप्चुअल को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने देखा होगा कि भी अखबारों में कई बार क्या आते थे, पजल आते थे, ठीक है। दो पिक्चर दिखाई जाती थी, दोनों सेम होती थी, बस इनमें आपको 5 डिफरेंस ढूंढने होते थे, और वो बहुत ही छुपे हुए डिफरेंस होते थे। तो आपको जब आप परसीव कर सकते हो, जब आप अच्छे से समझ सकते हो भाई, आप यहाँ से और 5 वो डिफरेंस जो है आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपकी परसेप्चुअल स्पीड है, कि आपकी जो अवधारणा गति है, यानी कि आप कितनी अच्छी तरीके से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आती है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आप किसी भी चीज को जब सॉल्व कर रहे हो तो आपकी रीजनिंग कैसी, आप किस तर्क के साथ कोई भी चीज कर रहे हो, ठीक है। मेमोरी मतलब आपकी स्मृति, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, ये कैसी एबिलिटी होती है, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हो, तो वो आपका मेमोरी आ गया। फिर वर्ड फ्लुएंसी है, यानी कि शब्द प्रवाह, तो ये ऐसी एबिलिटी है जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हो। इसके अंदर आपके पोएट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। कवि होते हैं ना, इतनी बढ़िया बढ़िया शब्द लाते हैं, छांट छांट के इतनी बढ़िया बढ़िया वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वो होते हैं भाई, उनको पता होता है कितना शब्द कहाँ पे क्या बोलना है। तो ये 7 तरह की एबिलिटी है जिनके बारे में ग्रुप फैक्टर थ्योरी में जो लुईस थर्स्टन है वो बात करते हैं। तो ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी हो गया। नेक्स्ट जो थ्योरी है आपकी, नेक्स्ट थ्योरी है कैटल की थ्योरी है, ठीक है। इनका पूरा नाम है रेमंड कैटल, और ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी, ये इन्होंने दी थी 1963 में, 1963 में, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, 1963 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इन्होंने जो है कहा कि इंटेलिजेंस जो है 2 टाइप से होती है, एक होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक होती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड मतलब द्रव बुद्धि और क्रिस्टलाइज मतलब जो द्रव ना हो, जो ठोस बुद्धि हो, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखोगे। देखो इसको आप कैसे समझोगे, दोनों के बीच में डिफरेंस करते हुए हम इसे पढ़ेंगे। फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब जब आप किसी भी नई परेशानी को, नए क्वेश्चंस को जब आप अपने नवीन विचारों से सॉल्व करते हो, जब आप अपनी रीजनिंग लगाते हो, उसमें तर्क लगाते हो, कोई भी लॉजिक लगाते हो, बिना किसी आपके लर्निंग एक्सपीरियंस के, जब आप नई नई समस्याओं को अपनी क्रिएटिविटी से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो वो फ्लूइड इंटेलिजेंस आता है, ठीक है। लेकिन क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस मतलब वो बिल्कुल जमी हुई है, वो ठोस है, वो उस पर चल रही है जो आपकी पास्ट नॉलेज है। ये आपके पास्ट नॉलेज पर नहीं चल रही है, ये आपके जो क्रिएटिविटी है, जो आपके नवीन जो विचार है उसके ऊपर चल रही है, इनोवेटिव आइडियाज जो आपके अंदर है उसके ऊपर चल रही है। लेकिन ये क्या है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ये बिल्कुल जमी हुई है, ये सिर्फ वहां तक सीमित है जो आपने पीछे किया है, जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस आपको बताते हैं, तो आपके प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ठीक है। अब इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू देखो। जैसे मान लो भाई एक लेडी है, बहुत टाइम से खाना बना रही, जैसे मान लो आप अपनी मदर को ले सकते हो, फिर आप खुद को भी ले सकते हो। तो मदर है भाई, खाना बना रही बहुत टाइम से, तो अभी मदर को बार बार जो कुक बुक्स होती है वो देखने की जरूरत नहीं है भाई ये चीज कैसे बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो इतना टाइम खाना बना चुकी है कि उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। वो ये भी बता सकते हैं कि इतनी चीजें इसमें ये इतनी जाएंगी, ठीक है, इतना भी बता सकती है। तो वो क्या है, वो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है कि उनको अपने एक्सपीरियंस से पता चल चुका है अब, ठीक है। तो ये आपकी नर्चर यानी कि एक्वायर्ड होती है। ये 2 डिफरेंस ध्यान में रखना। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, ये नेचर होती है यानी कि इनहेरिटेड होती है, ठीक है, यानी कि जन्मजात होती है ये इंटेलिजेंस। और ये वाली इंटेलिजेंस कैसी होती है, ये अर्जित होती है, एक्वायर्ड होती है। हमने जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का टॉपिक पढ़ा था तो हमने नेचर और नर्चर की बात करी थी, वहां पर भी हमने यही डिफरेंस किया था। नेचर मतलब जो आपकी हेरिडिटी से रिलेट करता है और नर्चर मतलब जो आपके एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो आपने एनवायरनमेंट में जो चीजें सीखी है, आपके लर्निंग एक्सपीरियंस से जो चीजें आपने सीखी है, वो किस में आ जाती है, वो क्रिस्टलाइज्ड में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान में रखना, आपसे पूछा जाता है जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो डिक्रीज होती है विद एज।
जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, जो आप आपका जो नवीन आइडियाज लगा करके जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, वो धीरे धीरे आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है, जबकि ये जो है आपकी वो इंक्रीज होती है विद एज। ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये बढ़ती है उम्र के हिसाब से और ये आपकी घटती है। अब आपसे पूछा जाता है कि पीक पे कब होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, तो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो पीक पे होती है अराउंड 20 ईयर्स, ठीक है। जब कोई भी इंडिविजुअल 20 साल का होता है ना, उसके अराउंड ये बिल्कुल पीक पे होती है। इस टाइम पर हम किसी भी समस्या का समाधान बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर जाती है। उसके बाद डिक्लाइन हो जाती है, यानी कि गिरना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है। जबकि ये है, इसका जो पीक माना गया है वो पीक माना गया है 60 ईयर्स, ठीक है। यानी कि 60 साल तक आपके ये जो बुद्धि है वो चलती रहती है, उसके बाद वो गिरना स्टार्ट करती है। कई बारी आपसे ये भी कहा जाता है, वैसे तो आप 20 याद रखेंगे, बट कई बारी इसको 40 भी माना गया है कि किसी किसी में इसको 40, बट आप 20 जनरली याद करके चलेंगे, ठीक है। अब आपसे बात करी जाती है लर्निंग और एक्सपीरियंस, और हमने लर्निंग और एक्सपीरियंस की बात यहां पर करी है। तो आपकी जो क्रिस्टलाइज्ड यानी कि जो आपकी ठोस बुद्धि है वो लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे जैसे आपकी सीखते हो आप, जैसे जैसे आपको अनुभव होता है, वैसे वैसे आपकी क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि क्या है, इंक्रीज होती है। जबकि ये जो है डिपेंड नहीं करती, ठीक है, डिपेंड नहीं करती किस पर, लर्निंग और एक्सपीरियंस पर। इसको आप आराम से लिख लेना, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करती है लर्निंग और एक्सपीरियंस पर, ये आपकी जो प्रेजेंट टाइम पर आपका इंटेलिजेंस है उस पर बेस्ड करता है। उसके बाद एक डिफरेंस और इसमें आप लिख सकते हो कि ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर बेस्ड होता है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर। ये आपका इस पर बेस्ड नहीं होता, ठीक है, ये आपका इस पर बेस नहीं है। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब आपके ब्रेन का डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। और इस तरह के प्रॉब्लम हम कब सॉल्व कर सकते हैं, जब आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर रहा हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ब्रेन के डेवलपमेंट पर। ब्रेन का अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। जबकि ये आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड करता है, तो इसको ये आपका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर बेस्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फ्लूइड और क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस के बीच में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने आज 5 थ्योरीज को कवर करा है, यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी, और उसके साथ साथ आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी और रेमंड केटल की थ्योरी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ वो वीडियो हम करेंगे ट्रायर्किक, जो कि स्टर्नबर्ग का थ्योरी है, उसके साथ होवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस। कई बार ज्यादातर क्वेश्चन तो होवर्ड गार्डनर से ही आते हैं, बट यहाँ से भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने इस चीज को आपके लिए इंक्लूड किया है। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी है जहाँ से आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। उसके बाद आपकी एक होवर्ड गार्डनर की थ्योरी और रहती है, उसके बाद आपका इंटेलिजेंस वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू इन थ्योरीज को फिर से रिवाइज कर लेंगे। 5 थ्योरीज मैं आपके साथ ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। चलिए आज की जो थ्योरी रहने वाली है वो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रहेगा, बुद्धि का त्रितंत्र त्रिकोणीय सिद्धांत इसको हम यहाँ पर कहेंगे। बात करें अगर इस सिद्धांत की किसने दिया था, तो आपने याद रखना है कि रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग इनका पूरा नाम है। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने 1980 के दशक में ये जो है आपको सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। 1980s में ये सिद्धांत आया था, जिसको इंटेलिजेंस का ये एक सिद्धांत है जिसको ट्रायर्किक थ्योरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो हम यहाँ पर अच्छे से अभी समझेंगे, बस आप इनका नाम यहाँ पर ध्यान में रखना। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब इस थ्योरी को एक नाम से और जाना जाता है, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी, सफल बुद्धि का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। बेसिकली रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग यहाँ पर बात करते हैं, उन्होंने मानव जो बुद्धि है, ह्यूमन इंटेलिजेंस पर इन्होंने स्टडी किया है, ठीक है, मानव बुद्धि पर। और इन्होंने जो बात बोली वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेनी है। इन्होंने कहा कि जिस बच्चे का लो IQ होता है, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा सक्सेसफुल ना हो। जिस बच्चे का हाई IQ होता है, जिसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसका बुद्धि लब्धांक जो है ज्यादा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई वो सक्सेसफुल हो ही। जबकि किसी भी इंडिविजुअल का जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है, उसका जो सफलता है वो किस पर डिपेंड करती है, उस इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है, ठीक है। उसकी किस पर डिपेंड करती है, बुद्धि पर डिपेंड करती है। और इसी तरीके से उन्होंने 3 तरह की बुद्धि की बात करी है। और इन 3 बुद्धि के बारे में बात करते वो कहता है कि भाई पहली जो है आपकी वो एनालिटिकल है, क्रिएटिव है
एंड थर्ड आपकी प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसलिए इस थ्योरी को ट्रायर्किक थ्योरी भी बोला जाता है। एनार्किक तो आपका थॉर्नडाइक वाली थ्योरी को बोला जाता है, ट्रायर्किक थ्योरी आपकी ये है जो कि स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है जिस बच्चे का लो IQ है वो सक्सेसफुल ना हो। आपने अपनी सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग में ऐसा देखा भी होगा, ठीक है। जिस बच्चे का बहुत ज्यादा हाई IQ है ऐसा भी जरूरी है कि सिर्फ वही सक्सेसफुल होगा, ठीक है। हो सकता है भाई वो ना भी हो पाए। तो किसी भी इंडिविजुअल का जो सक्सेस है, जो सफलता, वो डिपेंड करती है कि उसकी बुद्धि कैसी है। तो इन्होंने कहा कि भाई 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में ये बात करते हैं, जिसमें एक है एनालिटिकल, इसको कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इनके ना दो नाम है, ये जरूर आपने ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है। एनालिटिकल, और ये इनके सब नेम आप याद करके कर सकते हो। कंपोनेंशियल, क्रिएटिव मतलब रचनात्मक बुद्धि, इसका जो सब नेम हो जाएगा वो एक्सपीरियंसर, अनुभवात्मक। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। एक्सपीरियंशियल ही है। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, जिसको आप कंटेक्सुअल, संदर्भात्मक बुद्धि भी आप कह सकते हो। तो एक एक करके आपको इन तीनों को अच्छे से समझना है, देन बाद में आपकी ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एनालिटिकल, देखो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब आप विश्लेषण करते हो, जब आप गौर से किसी चीज को देखते हो, ठीक है। जैसे आप कोई भी, अब जब आप अपना पेपर करने बैठे हो तो सबसे पहले आप एनालाइज करते हो अपने पेपर को भी, क्या कुछ चीजें पूछी गई है, ठीक है। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब जब आप एनालाइज करते हो, जब आप विश्लेषण करते हो और साथ ही इवैल्यूएट करते हो, मूल्यांकन करना सीखते हो, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आप क्रिटिकली थिंक करते हैं, अपनी जो थिंकिंग पावर है, जो आपका चिंतन है, वो इसमें काम आता है। साथ ही आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, आप इसको ऐसे ध्यान में रखो, जब आप अपनी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस करते हो ना, वो इसके अंतर्गत आता है। जब आप स्कूल में पढ़ते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, वो इसके अंदर आता है। अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, निर्णय लेने की आपकी कोई भी प्रोसेस है, तो आप कब लेंगे, जब तक आप किसी सिचुएशन के प्रति एनालाइज नहीं करेंगे, उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तब तक आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते। आपको पता वहां पर करना होता है कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ठीक है। तो इसको ऐसे ध्यान में रखना, जब आपको थिंक करना पड़ता है, जब आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर करना पड़ती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, मैंने आपको जस्ट पिछली क्लास में ही बताई है। जब आप सिचुएशन से बियॉन्ड जाकर के सोचते हो, जो चीजें आपके सामने नहीं है उसके बारे में जब आप काल्पनिक रूप से सोचते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो बुद्धि जिनमें होती है, उसके अंदर कौन सी एबिलिटीज आ जाती है, वो क्रिटिकली थिंक कर पाते हैं, इवैल्यूएट कर पाते हैं चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एकेडमिक लर्निंग हो गया और डिसीजन मेकिंग हो गई, ठीक है। तो एनालिटिकल में आप इस चीज को ध्यान में रखना। एक बार कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप किस प्रकार की बुद्धि में अपनी प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में डिवाइड करते हुए सॉल्व करते हो, ठीक है। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को किस में डिवाइड करते हो, पार्ट्स में। तो पार्ट्स में जब आप प्रॉब्लम को तोड़ते हो, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, एनालिटिकल और कंपोनेंशियल है, जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में तोड़ करके सॉल्व करते हो। भाई एनालाइज तभी तो करोगे जब आप चीजों को ब्रेक डाउन करके सीखोगे, ठीक है। तो ब्रेक डाउन कहां पर होता है, एनालिटिकल और कंपोनेंशियल में होता है। सेकेंड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। देखो क्रिएटिव जो शब्द है ना, इसको सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वो एक सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को बहुत तरीकों से देखने की कोशिश करते हैं, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंशियल यानी कि अपने अनुभव के दम पर भी ये चीजें रखने की कोशिश करते हैं। जब भी क्रिएटिव शब्द आता है तो हमेशा वहां पर आपको इनोवेटिव आइडियाज भी दिखेगा, और नोवल का मतलब होता है कि नए तरीके से। ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर नई तरीके से सोचने की एबिलिटी होती है, जिनके अंदर नवीन विचार जो है आते हैं किसी भी समस्या के प्रति, ठीक है। तो अप्रोच प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, विभिन्न कोणों से किसी भी समस्या को देखने की एबिलिटी इन बच्चों के अंदर होती है। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई भी क्लास है, उसके अंदर कोई भी चीज चल रही है, तो एक बच्चा उठ के एकदम से कहता है कि मैम ये चीज ऐसे हो सकती है, मतलब वो एक अलग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसके अंदर आती है, तो वो थिंकिंग आती है आपकी, मतलब बॉक्स से बाहर चिंतन आप कह सकते हो हिंदी में, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसके अंदर आती है, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव इंटेलिजेंस के अंदर आती है, जहां पर आप एकदम से आते हो एक नए नए आइडियाज के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ एकदम से जब हम आते हैं कि भाई ये इस चीज का आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आती है, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस की एक एबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल, जिसको हम कंटेक्सुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। प्रैक्टिकल मतलब जब आप चीजों को अपने व्यवहार में लाते हो। भाई कोई भी चीज है, उसका थ्योरी पार्ट होता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। प्रैक्टिकल पार्ट मतलब जब आप खुद से करके देखते हो, जब आप उसको बिहेवियर में लाते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल मतलब ये आपकी बिहेवियरल इंटेलिजेंस भी होती है, तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। बिहेवियरल इंटेलिजेंस भी आप इसको कह सकते हो।
जब आप चीजों को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करते हो, जब आप अडेप्ट करते हो रियल लाइफ सिचुएशंस को, वास्तविक जिंदगी की जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, जब आप उनके अनुरूप क्या कर देते हो, अडेप्ट कर लेते हो, खुद को ढाल लेते हो, ठीक है, तो वो इसके अंदर आता है। अप्लाई नॉलेज इन एवरीडे लाइफ, आप इसको ऐसे समझो कि आपने देखे जुगाड़ू लोग होते हैं, है ना किसी भी तरीके से अपनी जो जिंदगी है उसमें कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके कैसे ना कैसे किसी भी समस्या का समाधान हम कर ही लेते हैं। तो वो ये जो जुगाड़ू वाली चीज है ना, वो किसके अंदर आती है, वो प्रैक्टिकल के अंदर आती है कि हम लोग करना जानते हैं इस चीज को, ऐसे नहीं तो वैसे कर लेंगे, ठीक है। इन लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, स्ट्रीट स्मार्ट। अब हिंदी में इसको मत लेके चलना है ना, गली के स्मार्ट या फिर कुछ और, स्ट्रीट स्मार्ट को स्ट्रीट स्मार्ट ही लेकर के चलना। स्ट्रीट स्मार्ट पीपल कौन होते हैं, जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिनके अंदर होती है, मतलब किसी भी सिचुएशन में आप बस बचा करके कोई ना कोई रास्ता ऐसा ले ही आएंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप कोई ना कोई तो तरीका ऐसा ढूंढ ही लेंगे चीजों को सॉल्व करने में, तो वो किसके अंदर आता है, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये 3 तरह की बुद्धि की बात करी है उन्होंने, कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है इन 3 तरह की बुद्धि से ही बनी होती है, जिनके बारे में वो बात करते हैं। एनालिटिकल, ये आप अपने जो एग्जाम्स वगैरह अपने एकेडमिक्स के थ्रू जा सकते हो, जब आप प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में सॉल्व करते हो। क्रिएटिव, मतलब जब आप नए नए विचारों से नए नए आइडियाज लगा करके आप अपनी समस्या को सुलझाते हो। और यहाँ पर जब आप जुगाड़ के थ्रू या फिर स्ट्रीट स्मार्ट एक शब्द आता है, वो आपने यहाँ पर जरूर ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो ये आज की थ्योरी थी, जो कि तार्किक थ्योरी है स्टर्नबर्ग के द्वारा। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई है। इनके नाम जरूर ध्यान में रख लेना और इनके अंदर पूछा क्या जा रहा है वो जरूर ध्यान में रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेंगे क्रिएटिव और उसका दूसरा कौन सा है, फिर आपसे ऑप्शन में ये दे देंगे, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए है कि एनालिटिकल मतलब कंपोनेंशियल, क्रिएटिव मतलब एक्सपीरियंशियल और आपका प्रैक्टिकल मतलब कंटेक्सचुअल, ठीक है। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। साथ ही आपको कंटेंट अच्छे से पता होना चाहिए, देन अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस भी बना सकते हो। उसके बाद अब जो आपकी क्लास आएगी वो होवर्ड गार्डनर की आएगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इनको मैं अलग अलग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आए ना आए बट यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पर आप छोड़ना किसी भी चीज को नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको छोड़ना नहीं, मैंने नहीं छोड़ी तो आप क्यों छोड़ोगे, ठीक है। तो आपको सारी चीजें लेकर के चलनी है, अगर आप अपना एक एक नंबर आपके लिए अगर मायने रखता है तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप जो नोट्स है उनको अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।